हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कोपकेव स्टूडियो। तो गाइस यार, आज बहुत कुछ खास होने वाला है, तो गलती से भी स्किप मत करना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे हमारे देश के वीर क्रांतिकारी और एक सच्चे देशभक्त की, जो अपने भाई बहनों की मौत का बदला लेने के लिए दुश्मन के सरजमी पहुंच गया। तो गाइस, आज हम बात करेंगे हमारे देश के शहीद वीर क्रांतिकारी उधम सिंह जी की। दोस्तों, उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 में पंजाब राज्य के संगरूर जिले के सुनाम गांव में हुआ था। जैसा कि ये पंजाब से थे तो ये एक सिख परिवार से संबंध रखते थे। इनका बचपन का नाम सेठ सिंह और इनके बड़े भाई का नाम मुख्तार सिंह था। तो आइए जानते हैं उधम सिंह कैसे बने। दोस्तों, 1901 में इनकी माता और 1907 में इनके पिता का किसी कारणवश निधन हो गया था। इसके चलते इनको और इनके बड़े भाई को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, जिस कारण उन दोनों ने अमृतसर के एक अनाथालय में शरण ले ली थी। अनाथालय पहुंचते ही उन्हें उधम सिंह और उनके बड़े भाई को साधु सिंह नाम दिया गया। दोस्तों, उधम सिंह सभी धर्मों का सम्मान करते थे और इसी वजह से उन्होंने अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रख लिया था। ये नाम 3 धर्मों का प्रतीक है, जैसे राम हिंदू के लिए, मोहम्मद मुस्लिम के लिए और जो सिंह था वो सिख से रिलेटेबल था। जैसे तैसे अनाथालय में उनकी ज़िंदगी चल ही रही थी कि 1917 में उनके भाई का भी देहांत हो गया और अब वो पूरी तरह से बिखर और अनाथ हो गए थे। उसके ठीक 2 साल बाद 1919 में इन्होंने अनाथालय छोड़ दिया और क्रांतिकारियों के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए। दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को घटित घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड के यह आई विटनेस थे। चूँकि ये पंजाब से थे तो ये घटना इनके सामने ही घटित हुई थी। दोस्तों, आपको पता ही होगा उस दर्दनाक घटना में क्या हुआ था। अगर आपको पता नहीं है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग है, उसमें एक सभा आयोजित थी। एक्चुअली वो सभा रॉलेट एक्ट के विषय में चर्चा करने के लिए बैठाई गई थी। दोस्तों, रॉलेट एक्ट ये था कि जो उस टाइम भारत में जन आंदोलन हो रहे थे उनको दबाने या कुचलने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया था। रॉलेट एक्ट की स्थापना 26 जनवरी 1919 को हुई। इसे काला कानून भी कहा गया है। तो दोस्तों, जलियांवाला बाग में सभा चली रही थी कि एक ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ आया और बिना किसी रीजन, बिना किसी परमिट के उस भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिससे उस भीड़ में हड़कंप मच गया और एकदम भगदड़ शुरू हो गई। कितने लोग तो अपनी जान बचाने के लिए पास में ही स्थित एक कुएं में कूदने लगे, लेकिन कुएं में ही उनकी मौत हो गई। दोस्तों, इस घटना में बच्चे से लेकर बूढ़े तक किसी को नहीं देखा गया, सब पे गोलियां चलवा दी गई थी। दोस्तों, इसमें 400 से अधिक लोग मारे गए थे और 2000 से अधिक घायल हुए थे। लेकिन पॉलिटिकल इशू की वजह से एक्चुअल में कितने लोग मारे गए थे उनकी संख्या कभी सामने ही नहीं आ पाई। और उस टाइम पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल फ्रांसिस ओ डायर थे, उन्होंने जनरल डायर जिसने सभा में गोलियां चलाई थी उसे सपोर्ट किया और उसे सही ठहराया। यह घटना उधम सिंह के सामने हुई और इस घटना से वो काफ़ी तिलमिला उठे और उन्होंने उस बाग की मिट्टी हाथ में लेकर ये कसम खाई कि वह ओ डायर को सबक सिखाएंगे। और इसी कसम को निभाने के लिए और अपनी भाई बहनों की मौत का बदला लेने के लिए अलग अलग आइडेंटिटी से अफ्रीका, नैरोबी, ब्राज़ील और अमेरिका की जर्नी की। दोस्तों, ओ डायर को मारना इतना आसान नहीं था क्योंकि वह एक ब्रिटिश अधिकारी था और वह अपने देश लंदन लौट चुका था, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि उसके पीछे पीछे उसकी मौत आ रही है। दोस्तों, 1934 में उधम सिंह लंदन पहुंच गए और वहां 9 एल्डर स्ट्रीट कमर्शियल रोड में रहने लगे। इन्होंने इधर उधर जाने के लिए एक गाड़ी और ओ डायर को मारने के लिए एक रिवॉल्वर खरीदी और उसके साथ ही सही टाइम का वेट करने लग गए। और दोस्तों, आखिरकार 1940 में उन्हें ये मौका मिल ही गया। करीब जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को लंदन के कॉक्सटन हॉल में रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की बैठक थी, जिसमें ओ डायर का आना भी तय था। इस मौके का फ़ायदा उठाकर भी उधम सिंह वहां पहुंच गए, लेकिन वहां की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। अगर वो बंदूक हाथ में लेके जाते तो पकड़े जाते और उनकी इतनी मेहनत वेस्ट हो जाती। इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाया। जो उनकी रिवॉल्वर थी उसे एक मोटी किताब के बीच में रखकर अंदर ले गए थे और अंदर पहुंचकर सबके सामने ओ डायर पर गोलियां चला दी, जिससे रिवॉल्वर की 2 गोलियां ओ डायर को लगी और उसकी मौत उसी टाइम हो गई। दोस्तों, गजब की बात तो यह है कि ओ डायर को मारने के बाद वो वहाँ से भागे नहीं और अपनी गिरफ्तारी दे दी।
दोस्तों इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी, उनका माइंड लेवल और उनका पेशेंस लेवल कैसा था। वह चाहते तो ओडायर को मारने के बाद वहाँ से भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और खुद को सरेंडर करवा दिया। उसके बाद उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें दोषी करार दिया गया और 1940 को उन्हें पेंटन विले में फांसी दे दी गई। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसी ही दिलचस्प बायोग्राफीज जानने के लिए मेरे साथ बने रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।